Hello friends, this is Jaya. According to GIC syllabus of English, we have completed yet Geoffrey Chaucer, William Shakespeare, John Milton, John Dryden, Alexander Pope, William Wordsworth, P.B. Shelley, John Keats, A.L. Tennyson, Matthew Arnold, Charles Dickens, and for today we will learn about Thomas Hardy. So let's get started. Here is Thomas Hardy biography 1840 to 1928. This is a picture of Thomas Hardy, sir. And here you come his book, Mayor of Casterbridge. Now let's get started. Thomas Hardy was an English novelist and poet, a Victorian realist in the tradition of George Eliot. He was influenced both in his novels and in his poetry by Romanticism, including the poetry of William Wordsworth. Born on 2nd June 1840, Stansford, UK, died on 11th January 1928, Yorkshire, United Kingdom. Literary movement, naturalism, Victorian literature, and his work, Far from the Madding Crowd, The Mayor of Casterbridge, The Woodlanders, TESS, and many more. Short stories, The Three Strangers, A Mere Intrude, The Fiddler of the Rills, Alexia Diary, and more. थॉमस हार्डी एक प्रकृतिवादी आंदोलन के अंग्रेजी उपन्यासकार और कवि थे। अपने जीवन काल में वह अपने उपन्यासों के लिए अधिक प्रसिद्ध थे, जबकि उन्होंने स्वयं को मुख्य रूप से कवि माना है। हार्डी की अंग्रेजी साहित्य को महत्वपूर्ण देन है। उन्होंने एक छोटे से क्षेत्र का विशेष अध्ययन किया और क्षेत्रीय साहित्य की सृष्टि की। हिंदी में इस प्रकार के साहित्य को आंचलिक साहित्य कह रहे हैं। उन्होंने मानव जीवन के संबंध में अपने साहित्य में आधारभूत प्रश्न उठाए तथा जो मर्यादा पूर्व काल में महाकाव्य और ट्रेजेडी नाटकों को प्राप्त थी, वो उपन्यास को प्रदान की। वे अनेक पात्रों के सृष्टा और अद्भुत कहानीकार थे, किंतु इनके पात्रों में सबसे अधिक सशक्त वेसेक्स है। इस पात्र ने काल का प्रभाव उदासीनता भरे नेत्रों से देखा है, जिनमें न्याय और उचित अनुचित की अपेक्षा नहीं। थॉमस हार्डी का जन्म वेसेक्स प्रदेश में हुआ। यह प्रदेश प्राचीन काल में इंग्लैंड के नक्शे पर था, किंतु अब नहीं है। उनका सभी साहित्य वेसेक्स से संबंधित है। उनके उपन्यास वेसेक्स के उपन्यास कहलाते हैं और उनकी कविता वेसेक्स की कविता। हार्डी का लेखन प्रभावित था ऑर्थर स्कोपेनर, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डिकेंस, जॉन मिल्टन और शॉर्ट ब्रॉन्ते, एंड प्रभावित किया फिलिप लार्किन, D.H. लॉरेंस एंड स्टीफन किंग। इनका जन्म स्टैनफोर्ड, डॉर्चेस्टर, डॉर्सेट, इंग्लैंड में हुआ था। मृत्यु 11 जनवरी को डॉर्चेस्टर, डॉर्सेट, इंग्लैंड में। इनका जो व्यवसाय था वो उपन्यास का और कवि का था। साहित्यिक आंदोलन, प्रगतिवाद और जीवन साथी। इनकी 2 शादियां हुई थी। फर्स्ट एमा लेविनिया गिफर्ड, जो कि 1874 से 1912 तक थी, और फ्लोरेंस डॉगडेल से हुई थी। 1914 to 1928 तक इनकी शादी चली। थॉमस हार्डी का जन्म इंग्लैंड के बॉकहैम्पटन के डॉर्सेट, डॉर्चेस्टर के पूर्व में स्टैनफोर्ड की गांव में हुआ था। उनके पिता थॉमस एक राजस्थानी निर्माता के रूप में कार्य करते थे। उनकी मां जेमिमा सुशिक्षित थी और उन्होंने तब तक थॉमस को पढ़ाया जब तक वह 8 साल की उम्र में बॉकहैम्पटन में अपने पहले स्कूल में पढ़ने नहीं चले गए। कई सालों तक वह श्री लास और संचालित स्कूल में पढ़ते रहे। यहाँ उन्होंने लैटिन भाषा सीखी और शैक्षिक प्रतिभा का परिचय दिया, लेकिन हार्डी के परिवार की सामाजिक स्थिति ऐसी न थी कि उन्हें शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय भेजा जा सके, और 16 वर्ष की आयु में उनकी औपचारिक शिक्षा समाप्त हो गई और वह जॉन हिक्स, एक स्थानीय वास्तुकार के यहाँ शिक्षु बन गए। डॉर्चेस्टर में वास्तुकार के रूप में प्रशिक्षित होकर हार्डी 1862 में लंदन चले गए। वहां उन्होंने किंग्स कॉलेज लंदन के में छात्र के रूप में दाखिला लिया। उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स और आर्किटेक्चुरल एसोसिएशन से पुरस्कार जीते। लंदन में हार्डी को कभी अपनापन अनुभव नहीं हुआ। वह वर्ग विभाजन और अपनी सामाजिक हीनता के प्रति बहुत सचेत थे, तथापि सामाजिक सुधार में उनकी दिलचस्पी थी और वह जॉन स्टुअर्ट मिल के काम से परिचित थे। इस अवधि के दौरान उनके डोरसेट के मित्र हॉरेस मॉल ने उनका परिचय चार्ल्स फोरियर और ऑक्सटे काउंटी के काम से करवाया। 5 साल के बाद अपने स्वास्थ्य के कारण वह डॉर्सेट लौट आए और स्वयं को लेखन के प्रति समर्पित करने का फैसला किया।
1870 में कॉर्नवॉल में सेंट जूलियट के पॉरिश चर्च के जीर्णोद्धार के वास्तुशिल्प मिशन पर आए हार्डी की मुलाकात एमा लेवेनिया गिफर्ड से हुई और उन्होंने 1874 में शादी कर ली। हालांकि वह बाद में अलग हो गए और 1912 में उनकी पत्नी की मौत हो जाने से हार्डी को गहरा सदमा पहुंचा। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उनके प्रणय संबंध से जुड़े स्थानों की दोबारा यात्रा करने हार्डी कॉर्नवॉल गए। पोएम्स 1912-13 में उनकी मृत्यु की छाप मिलती है। 1914 में हार्डी ने अपने से 39 साल छोटी अपनी सचिव फ्लोरेंस एमिली डगडेल से शादी कर ली। फिर भी वह अपनी पहली पत्नी की मौत से उभर नहीं पाए और काव्य लेखन से अपने दुख को भुलाने की कोशिश करते रहे। दिसंबर 1927 में हार्डी को फुफ्फुस के आवरण में शोथ का रोग हो गया। ये कौन सा रोग है? और 11 जनवरी 1928 को रात के 9 बजे अपनी पत्नी को अपनी अंतिम कविता लिखवाने के बाद वह चल बसे। मृत्यु प्रमाण पत्र में मृत्यु का कारण दिया गया हृदय की मूर्छा, बुढ़ापा एक अंशदायी कारक के रूप में उद्धृत था। 16 जनवरी को उनका अंतिम संस्कार वेस्टमिंस्टर एबी में हुआ, जो एक विवादास्पद अवसर साबित हुआ क्योंकि हार्डी उनके परिवार और मित्रों की इच्छा थी कि उन्हें स्टीफन में उनकी पहली पत्नी एमा की कब्र में ही दफनाया जाए। तथापि उनके निष्पादक सर सिडनी कार्लाइल कॉकरेल ने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें एबी के प्रसिद्ध पोएट्स कॉर्नर में दफना दिया जाए। एक समझौते के तहत उनका दिल स्टर्नफोर्ड में एमा के साथ और उनकी अस्थियां पोएट्स कॉर्नर में दफनाई गई। हार्डी की मृत्यु के फौरन बाद उनकी संपत्ति के निष्पादकों ने उनके पत्रों और नोटबुक्स को जला दिया। 12 रिकॉर्ड बचे, उनमें से एक में 1820 के दशक के नोट्स और अखबार में छपी कहानियों के उद्धरण थे। इनके शोध से पता चला कि कैसे हार्डी ने उन पर नज़र रखी और किस तरह उनका प्रयोग अपने बाद में के कार्य में किया। जिस साल उनकी मृत्यु हुई उसी साल श्रीमती हार्डी ने द अर्ली लाइफ ऑफ थॉमस हार्डी 1841-1891 प्रकाशित करवाई, जो समकालीन नोट्स, पत्रों, डायरी, संस्मरण और कई वर्षों की मौखिक बातचीत का संकलन था। हार्डी के काम की D.H. लॉरेंस और वर्जीनिया वुल्फ जैसे कई लेखकों ने प्रशंसा की। अपनी आत्मकथा गुड बाय टू ऑल दैट में रॉबर्ट ग्रेव्स ने 1920 के दशक के शुरू में डोरसेट में हार्डी के साथ भेंट की याद को ताज़ा किया है। हार्डी ने उसका और उसकी नई पत्नी का गर्मजोशी से स्वागत किया और उनके काम की सराहना की। 1910 में हार्डी को ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। डॉर्चेस्टर में बॉकहैम्पटन और मैक्स गेट में हार्डी के मकान राष्ट्रीय ट्रस्ट के स्वामित्व में है। साहित्य सेवा। हार्डी ने कविता लेखन से साहित्य सेवा आरंभ की, किंतु प्राथमिक रचनाएं उन्होंने नष्ट कर दी। 1870 से 1898 तक लगभग 30 सालों तक उन्होंने कथा साहित्य को समृद्ध किया। वे जीवन और संसार के परिचालन में कोई न्याय अथवा व्यवस्था न देखते थे। उनके अनुसार एक अंधी शक्ति इस जगत के कार्यकलापों का परिचालन करती थी। इस अंधी शक्ति को वे इमिनेंट विल कहते थे, ऐसी चालक शक्ति जो जीवन और संसार में निहित है। ऐसा था कि थॉमस हार्डी को बचपन से काफ़ी स्ट्रगल करने पड़े थे। इससे वो अपने आप को एक होता ना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनके मन में आ गया था कि दुनिया में कहीं भी बराबरी का दर्जा सबको नहीं दिया जाता है, भेदभाव होता है। ये सारी चीज़ें उनके मन में गहरी बैठ गई थी, जिसको उन्होंने अपने राइटिंग्स में उजागर भी किया। अपनी कथा साहित्य में हार्डी ने जगत के व्यापारों पर अपना आक्रमण उत्तरोत्तर अधिक तीखा किया। पहले उपन्यासों में यह अपेक्षाकृत हल्का है। 1879 में उनकी पहली उपलब्ध रचना प्रकाशित हुई, डेस्परेट रेमेडीज। 1872 में दूसरी, अंडर द ग्रीन वुड ट्री, और 1873 में तीसरी, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज। अगली रचना, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, अधिक प्रौढ़ कृति है और इसके प्रकाशन के बाद उनकी ख्याति बढ़ी। आत्मविश्वास प्राप्त कर हार्डी ने विश्व की गति पर अपना आघात अधिक तीव्र कर दिया। इस काल की रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ है द वुडलैंडर्स, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, द ट्रम्पेट मेजर और द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। इसके बाद 2 उपन्यास और लिखे गए जिसमें हार्डी घोर निराशा में डूब गए हैं। आलोचकों के प्रहारों से घबराकर हार्डी ने उपन्यास लिखना छोड़कर कविता लिखना शुरू किया।
20 वर्ष तक उन्होंने कविता लिखी और अपने लिए ख्याति के नए द्वार खोले। कविता में भी हार्डी अपने विचार दर्शन को व्यक्त करते रहे। हिंदू कविताओं में व्यक्त आघातों से पाठक और आलोचक उस हद तक मर्माहत न हुए। हार्डी का कहना था, यदि गैलीलियो ने कविता में लिखा होता कि पृथ्वी घूमती है तो शायद उन्हें इतनी तकलीफ न सहनी पड़ती। कविता को एक बार पुनः अपनाकर हार्डी अपने साहित्यिक जीवन के प्रथम प्रेम की ओर मुड़े थे। इसी बीच उन्होंने अपनी सबसे महत्वपूर्ण कृति दी डायनेस लिखी। यह 3 भागों में प्रकाशित हुई। यह रचना नाटक के रूप में महाकाव्य है। इसे भौतिक रंगमंच पर नहीं खेला जा सकता। इसका अभिनय कल्पना के मंच पर ही संभव है। कथा वस्तु नेपोलियन के अभियान से संबंधित है। यह विश्व विजेता भी क्रूर नीति का शिकार था। जीवन की शक्ति काल चक्र को घुमाती रहती है और सदाचारी तथा दुराचारी सभी उसमें पिसते रहते हैं। इस रचना में हार्डी का विचार दर्शन बहुत स्पष्टता से व्यक्त हुआ है। साहित्यिक विषय। हालांकि उन्होंने काफ़ी कविताएं लिखी पर 1898 तक अधिकतर अप्रकाशित ही रहीं। इसलिए हार्डी को 1871 और 1895 के बीच लिखे उपन्यासों की श्रृंखला और छोटी कहानियों के लिए ही ज़्यादा याद किया जाता है। उनके उपन्यास वेसेक्स दक्षिण और दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड का विशाल क्षेत्र, जिसका नाम उस क्षेत्र के एंग्लो सैक्सन राज्य के नाम पर पड़ा, के काल्पनिक जगत की पृष्ठभूमि में रचित है। हार्डी 2 दुनियाओं का हिस्सा थे। अपने बचपन के ग्रामीण जीवन से भी उनका गहरा भावनात्मक लगाव था, पर साथ ही वह हो रहे परिवर्तनों और प्रचलित सामाजिक समस्याओं, कृषि क्षेत्र में नवाचारों से, औद्योगिक क्रांति के कारण देहात में हुए परिवर्तनों से, ज़रा पहले के युग की नब्ज़ पकड़ने से लेकर विक्टोरियन समाज के व्यवहार के अनुचित और पाखंड के प्रति वह जागरूक थे। हार्डी की कहानियाँ जीवन की घटनाओं और उनके प्रभावों पर विचार करती हैं। उनके बहुत से उपन्यासों के विषयगत आधार के रूप में भाग्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पात्र निरंतर स्वयं को जीवन के चौराहे पर खड़ा पाते हैं, जो अवसर और परिवर्तन के बिंदु का प्रतीक है। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड जीवन की ऐसी कहानी कहती है जिसका निर्माण संयोग ने किया है। उदाहरणतः अगर बथशेबा ने वैलेंटाइन न भेजा होता, अगर फैनी उसकी शादी पर मौजूद होती, तो कहानी ने एकदम अलग मोड़ ले लिया होता। समय का चक्र चल पड़ा है तो पूरा होकर ही रहेगा। हार्डी के पात्र भाग्य के शिकंजे में फंसे हैं। हार्डी 19वीं सदी के ग्रामीण जीवन का सजीव चित्रण करते हैं, जो अपने सभी सुख और दुख के साथ अंधविश्वासों और अन्याय से भरा भाग्यवादी जगत है। उनके नायक और नायिकाएं अक्सर समाज से कटे हुए होते हैं और उन्हें शायद ही कभी दोबारा अपनाया जाता है। वह अपने उपन्यासों में मुख्य रूप से मध्यम वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन पर भाग्य की भाव शून्य और नकारात्मक शक्तियों पर बल देते हैं। अपनी पुस्तक में हार्डी मौलिक जुनून, गहरी भावना और अज्ञेय परिवर्तन का शिकार, घातक एवं गलत अवधारणा वाले कानूनों के खिलाफ संघर्ष करती मानवीय इच्छा को दर्शाते हैं, जैसे टेस ऑफ द डिबरविल्स समाप्त होती है। विशेष रूप से हार्डी का उपन्यास ज्यूड द ऑब्सक्योर अंतिम विक्टोरिया काल के संकट की भावना से ओतप्रोत है, जैसा कि मैथ्यू आर्नल्ड के डॉबरविच में दिखाया गया है। इसमें 2 नए सामाजिक प्रकार के व्यक्तियों की त्रासदी का वर्णन है। जूड फॉली, कामकाजी आदमी जो स्वयं शिक्षित होने का प्रयास करता है, और उसकी प्रेमिका सू ब्राइडहेड, जो 1890 के दशक की नई स्त्री का प्रतिनिधित्व करती है। उनकी महारत लेखक और कवि दोनों के रूप में है। सूक्ष्म अवलोकन और तीव्र संवेदनशीलता के माध्यम से खोज करते हुए प्राकृतिक वातावरण के सृजन में निहित है। छोटी से छोटी बात भी उनकी नज़र से नहीं चूकती। इसके साथ ही वह उदास या सौम्य मौज में अपने वेसेक्स के विशाल परिदृश्य को भी चित्रित करने में सक्षम है, जैसे टेस ऑफ द डिबरविल्स के अंत में छत पर फैलते रक्त के धब्बे और नन्हे ज्यूड का आत्महत्या वाला नोट उन्हें अखबार में छपी असली घटनाओं के कथनों से मिली। 1898 में हार्डी ने 30 वर्षों से ज़्यादा अवधि के दौरान लिखी गई कविताओं का अपना पहला काव्य संग्रह वेसेक्स पोएम्स में प्रकाशित किया। हार्डी का दावा था कि कविता उनका पहला प्यार है और 1928 में अपनी मृत्यु तक वह संग्रह प्रकाशित करते रहे। हालांकि उनके समकालिकों ने उपन्यासों की तरह उनकी कविताओं का स्वागत नहीं किया। हार्डी को अब 20वीं सदी के महानतम कवियों के रूप में मान्यता प्राप्त है। उनकी कविताओं का बाद के लेखकों पर गहरा प्रभाव
प्रभाव पड़ा, विशेषकर फिलिप लार्किन, जिसने 1973 में संपादित ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ 20th सेंचुरी इंग्लिश वर्ष के संस्करण में हार्डी की कई कविताओं को शामिल किया। उनकी अधिकांश कविताएं, जैसे न्यूट्रल टोन्स, जीवन और प्रेम में निराशा तथा मानवीय पीड़ा के प्रति निरपेक्षता के विरुद्ध लंबे समय से चले आ रहे मानवता के संघर्ष के विषय में है। द डार्कलिंग थ्रश और एन ऑगस्ट मिडनाइट जैसी कुछ कविताएं काव्य लेखन के बारे में है, क्योंकि उनमें वर्णित प्रकृति से हार्डी को उन्हें लिखने की प्रेरणा मिलती है। अक्सर साधारण दिखते विषयों में पश्चाताप की हूक सुनाई देती है। उनकी रचनाएं 3 खंडों वाले महाकाव्य श्रव्य द डाइनेस्ट से लेकर छोटे और प्रायः आशावादी या खुशी के पलों के गाथा गीत जैसे लगभग अज्ञात, द चिल्ड्रन एंड सर नेमलेस, मार्टिन्स के मकबरों, एथल हैम्पटन के निर्माताओं से प्रेरित हास्य कविता की विभिन्न शैली में मिलती है। वेसेक्स पोएम्स में विशेष रूप से प्रमुख विषय वस्तु 19वीं सदी पर नेपोलियन के युद्धों की लंबी छाया है, उदाहरणतः द सार्जेंट सॉन्ग और लेप्जिग में, और जिस तरह वे यादें अंग्रेजी परिदृश्य और इसके निवासियों में वास करती है। हार्डी की कुछ कविताएं, जैसे द ब्लाइंडेड बर्ड, खेल के विरुद्ध एक उदासी भरी तर्कपूर्ण रचना, प्राकृतिक जगत के प्रति उनके प्रेम और पशु क्रूरता के खिलाफ उनके दृढ़ रुख को दर्शाती है, जो उनके जीव छेदन विरोधी विचारों की सदस्यता से भी व्यक्त होता है। हार्डी के वर्क्स में स्थानों का बहुत महत्वपूर्ण है। नाम तो उनको समझ लेते हैं। वर्कशायर जब वो बोलते हैं मतलब नॉर्थ वेसेक्स, डेवॉन लोअर वेसेक्स को कहते थे, और डोरसेट साउथ वेसेक्स को, और समरसेट बाहरी या निचला वेसेक्स है। विल्शायर मध्य वेसेक्स है। अगर हम इंडिया के मैप से समझे तो जैसे कि नॉर्थ हो गया, नॉर्थ में आपका आता है कश्मीर, साउथ में आता है कन्याकुमारी, ईस्ट में आता है ज़्यादा तो नहीं ऐसे वेस्ट बंगाल और ये सब है, वेस्टर्न में मुंबई आता है। तो उस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये सारी वेसेक्स को डिवाइड किया गया था। D.H. लॉरेंस की स्टडी ऑफ थॉमस हार्डी 1936 के प्रेरणा स्रोत हार्डी हैं। हालांकि यह कार्य एक मानक साहित्यिक अध्ययन की बजाय लॉरेंस के अपने दर्शन को विकसित करने का मंच बन गया। प्रोज, हार्डी ने अपने उपन्यासों और संग्रहित लघु कथाओं को 3 भागों में बांटा है। फर्स्ट है चरित्र और पर्यावरण संबंधी उपन्यास। इस कैटेगरी में आते हैं द पुअर मैन एंड द लेडी, अंडर द ग्रीनवुड ट्री, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, रिटर्न ऑफ द नेटिव, मेयर ऑफ द कैस्टरब्रिज, द वुडलैंडर्स, वेसेक्स टेल्स, टेस्ट ऑफ द ड्यूबरविल्स, लाइफ्स लिटिल आयरनीज एंड जूड द ऑब्सक्योर। रोमांस और कल्पना, A pair of blue eyes, the trumpet measure, 2 on a tower, a group of noble dames, the well-beloved. Novels of insanity, desperate remedies, the hand of Ethelberta, a logician. Thomas Hardy, 2nd June 1840 and 11th January 1928. Was an English novelist and poet, a Victorian realist in the tradition of George Eliot. He was influenced both in his novels and in his poetry by Romanticism, including the poetry of William Wordsworth. सबसे ज़्यादा प्रभावित रोमांटिसिज्म में थॉमस हार्डी विलियम वर्ड्सवर्थ से थे। He was highly critical of much in Victorian society, especially on the declining status of rural people in Britain, such as those from his native South West England. हार्डी उस समय विक्टोरियन पीरियड के जो ये समाज में जो एक भावना व्याप्त थी लोअर एंड अपर क्लास की, इन चीज़ों से वो काफ़ी आहत थे। Born on 2nd June 1840 in Stansford, Dorset, England. Died on 11th January 1928, aged 87, Rochester, Dorset, England. Resting place स्टेन्सफोर्ड पैरिश चर्च, वहाँ पे इनके हार्ट को दफन किया गया था, और पोइट्स कॉर्नर वेस्टमिनिस्टर एबे में इनके एशेस को। ऑक्यूपेशन ऑफ थॉमस हार्डी, ही वॉज अ नॉवलिस्ट, अ पोइट एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। आर्मामीटर, किंग्स कॉलेज लंदन, लिटरेरी मूवमेंट, नेचुरलिज्म, विक्टोरियन लिटरेचर, एंड इनके नोटेबल वर्क्स हैं टेस ऑफ द डीअर्बरविल्स, Far from the madding crowd, The Mayor of Casterbridge, and collective poems Jude the Obscure.
While Hardy wrote poetry throughout his life and regarded himself primarily as a poet, his first collection was not published until 1898. Initially, he gained fame as the author of novels such as Far from the Madding Crowd, 1874, The Mayor of Casterbridge, 1886, TESS of the D'UBERVILLES, 1891, and Jude the Obscure, 1895. During his lifetime, Hardy's poetry was acclaimed by younger poets, particularly the Georgians, who viewed him as a mentor. After his death, his poems were lauded by Ezra Pound, W. H. Auden, and Philip Larkin. Many of his novels concern tragic characters struggling against their passions and social circumstances, and they are often set in the semi-fictional region of Wessex. Initially based on the medieval Anglo-Saxon kingdom, Hardy's Wessex eventually came to include the counties of Dorset, Wiltshire, Somerset, Devon, Hampshire, and much of Berkshire in southwest and south-central England. Two of his novels, TESS of the D'UBERVILLES and Far from the Madding Crowd, were listed in the top 50 on the BBC survey The Big Read. Hardy's first novel, The Poor Man and the Lady, finished by 1867, failed to find a publisher. He then showed it to his mentor and friend, the Victorian poet and novelist George Meredith, who felt that The Poor Man and the Lady would be too politically controversial and might damage Hardy's ability to publish in the future. So Hardy followed his advice and he didn't try further to publish it. मतलब कि उनको हार्डी को कोई भी पब्लिशर नहीं मिल रहा था उनके बुक को पब्लिश करने के लिए, और साथ ही साथ उन्होंने अपने फ्रेंड जॉर्ज मेरेडिथ को जब मैन एंड द लेडी को दिया पढ़ने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मे बी आपकी इमेज को वो खतरा पहुंचाएगा, इससे अच्छा है कि आप इसे अभी के लिए पोस्टपोन कर दीजिए. As there was some controversial topic and political topic also in that novel, so Hardy decided to postpone it. He subsequently destroyed the manuscript but used some of the ideas in his later work. In his recollections in Life and Work, Hardy described the book as socialistic, not to say revolutionary, yet not argumentatively so. After he abandoned his first novel, Hardy wrote two new ones that he hoped would have more commercial appeal: Desperate Remedies, 1871, and Under the Greenwood Tree, 1872, both of which were published anonymously. It was while working on the latter that he met Emma Gifford, who would become his wife in 1873. A Pair of Blue Eyes, a novel drawing on Hardy's courtship of Emma, was published under his own name, a plot device popularized by Charles Dickens. The term cliffhanger is considered to have originated with the serialized version of A Pair of Blue Eyes, published in Tinsley's magazines between September 1872 and July 1873, in which Henry Knight, one of the protagonists, is left literally hanging off a cliff. Elements of Hardy's fiction reflect the influence of the commercially successful sensation fictions of the 1860s, particularly the legal complications in novels such as Desperate Remedies, 1871, Far from the Madding Crowd, 1874, and Two on a Tower, 1882. Prose. Hardy divided his novels and collected short stories into three classes: novels of character and involvement, The Poor Man and the Lady, Under the Greenwood Tree, Far from the Madding Crowd, The Return of the Native, The Mayor of Casterbridge, The Woodlanders, Wessex Tales, TESS of the D'UBERVILLES, Life's Little Ironies, and Jude the Obscure. फ्रेंड्स, बैकग्राउंड म्यूज़िक को अवॉइड करिएगा बिकॉज ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुका है, पहले हिंदी में बता चुका है, सो डोंट माइंड. Romances and Fantasies. A Pair of Blue Eyes, The Trumpet Major, Two on a Tower, A Group of Noble Dames, and The Well-Beloved. Desperate Remedies, A Hand of Ethelberta, and The Lorisian. So friends, with this note we end up the story of Thomas Hardy,
और फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय। फ्रेंड्स, एक छोटा सा सरप्राइज है, मिस मत करिएगा प्लीज़, देखिएगा ज़रूर। एंड फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस चैनल, दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। तनी कमे सबेरे उठ के नहाई हलो, ठीक बनू ना तो ठंडा मार दी, सब लाई आ दही चूड़ा खाई छूट जाई। आ धुंधा तनी कम खाई हलो, बड़ा अगर आई रहल कि एक बार लाई पराता धुंधा खाए के बाद दही चूड़ा, तब ई नत करियलो कि पानी देह पर छिड़क लिहलो, गोबर गोबर खा लिहलो, ना तो बुझ जाई हलो बहुत काम खराब हो जाता। हमरो के भेजवाई हलो कब